हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। साइंस में आपके पास में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं वो है 13 और इनमें टोटल मिलाकर के जो आपके पास में टॉपिक हैं वो है 200 प्लस टॉपिक हैं। अगर आप इनको रिवाइज करने बैठोगे तो आपके पास में ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और अभी आपको कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो क्या करोगे? तो मैं आपको बताता हूं कि आपको ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? देखो, लास्ट के 5 साल के पेपर है ना, 5 साल के, उनमें इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से, बार बार इसी से ही क्वेश्चन आता है। तो इस बार भी इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। तो ये जो टॉपिक है इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन इससे आप ना स्मार्ट वे से कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। और यही होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट, जो कि ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी से क्या करेंगे, कम पढ़ेंगे और ज्यादा नंबर लाएंगे। और तुम तो हो ही स्मार्ट, तो इसलिए पूरे ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहां से आएगा कि किस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एग्जाम के अंदर इसमें आता है कि डिफाइन करने को आता है कि डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिफाइन कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे केस के अंदर आपको ना ये याद होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और इसका एक एग्जांपल जरूर से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल। तो ये आपको याद होनी चाहिए, इनके एग्जांपल जरूर से याद रखने, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को निकालने आना चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको चाहिए पैसे, ठीक है, क्या करना है, आपको चाहिए पैसे। तो आप क्या होगे, आपको मतलब कि एक तरीके से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। तो अब आप कैसे बढ़ाओगे? आप अपने पापा से लोगे पैसे। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि आपके पापा ने पैसे दिए, तो वो क्या हो गया, उनका बैंक बैलेंस क्या हुआ, वो हुआ रिड्यूस, और आपका बैंक बैलेंस हुआ इंक्रीज। तो इसीलिए आप क्या हो, एक तरीके से उनके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट हो, जो कि क्या कर रहा है कि उनका बैंक बैलेंस रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बात याद रखना। और ऐसी टिप्स आप लोगों को, ऐसी जो ट्रिक्स हैं वो एक वीडियो में मिलेगी जो कि आने वाली है, और एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी देख लेना एक बार। तो ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रस्टिंग और प्रिवेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू में आ सकता है। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब देखिए, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में आ जाएगा कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनका टेस्ट कैसा होता है, क्या वो कंडक्टिंग करते हैं, नहीं करते। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। और फिर इसके बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसमें 2 इनकी रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। एक तो होता है रिएक्शन विद मेटल, और ये यहां पर ध्यान से देखो, ये RXN का बोला जाता है रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया ये क्या है, तो ये होता है रिएक्शन होता है। हाँ, और इसी से मेरे को याद आया यार, तुमने कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज्यादा तगड़ा हुआ था। ये पेपर भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। पूरा जो मटेरियल है वो मैं तुम्हें देने वाला हूं, ठीक है। तो ज्यादा निराश मत हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा सिलेबस है ना, बहुत छोटा कर दिया मैंने, इसमें बहुत सारे टॉपिक को उड़ा दिया, आप मत करना उनको, ये टॉपिक करके जरूर से जाना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो है हमारे एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रल बन जाते हैं, वो एक बार देख लेना। फिर इसके बाद में जो पीएच स्केल है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, पीएच स्केल के ऊपर बेस्ड एक तो एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, एक एमसीक्यू इसके ऊपर बेस्ड आएगा, क्योंकि देखो जो सैंपल पेपर था और जो प्रैक्टिस पेपर था उन दोनों में इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू आया था। तो इस बार हो सकता है कि आपके पास में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और पीएच स्केल से हर बार एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ऑल 5 सॉल्ट्स आपको पढ़ना है। पांचों के पांचों सॉल्ट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको क्या क्या यूज है वो आपको देखना है। और इनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको कहां पे यूज में लेते हैं वो। फिर उसके बाद में वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल में भी एक क्वेश्चन पहला यही बनेगा कि जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर ये भी हो सकता है कि डिफरेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल। तो उस केस के अंदर आपको ये बातें याद रखनी है कि किस तरीके
जिससे मेटल और नॉन मेटल डिफरेंशिएट होते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसमें? सबसे पहले आप याद रखेंगे कि रिएक्शन विद एसिड, जो कि अभी अभी हम एसिड बेस में भी पढ़ के आए थे, रिएक्शन विद मेटल, तो इनकी भी रिएक्शन विद एसिड इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसमें याद रखना। और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना, सभी रिएक्शन को। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखो यार, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर कि आपको बताया जाएगा कि जैसे कि आप वो डायग्राम बनाते हो ना, वो वाला डायग्राम बना करके आपको ड्रॉ करके इसको बताना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है इसको सही ढंग से अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। NaCl का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये एक बार पढ़ लेना। वो जो लास्ट के अंदर है ना NCERT में, वो वहां पे आपको देखना है। वो जो पेज के अंदर नीचे ही नीचे दिया होगा ना Na+ और Cl-, वो एक बार फॉर्मेशन जरूर से देख लेना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रोस्टिंग क्या होता है, फिर उसके बाद में कैल्सिनेशन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है, रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देख लेना कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से एलिमेंट ऊपर आते हैं, कौन से एलिमेंट नीचे आते, कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन से लिस्ट रिएक्टिव है। ये बातें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला चैप्टर आता है, जिससे कि आप लोगों को, सभी लोगों को डर लगता है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने इसके शॉर्ट नोट्स को अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधा से जाया करो यूट्यूब के ऊपर, लिख दिया करो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय सक्सेस करण में, आपको नोट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स हैं, ज़्यादा मैं 3-4 घंटे की वीडियो नहीं बनाता। मेरा मैक्सिमम टारगेट रहता है कि मैं तुम्हें ना कम टाइम में ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूँ जिससे कि ना तुम्हारा टाइम भी बचे और तुम्हें अच्छे से रिविजन भी हो जाए। इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स इसके अपलोड कर रखे, ठीक है। तो अभी हमारे पास में जो आता है वो आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी। ये दो इंपॉर्टेंट है, एक है कैटिनेशन और एक है टेट्रावैलेंस। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी देख लेना कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनका यूज क्या होता है कार्बन में। क्योंकि देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि कार्बन कंपाउंड जो है वो नेचर में इतने ज्यादा एग्जिस्ट क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 प्रॉपर्टी की वजह से। तो वो दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। और अब जब आप ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसके बाद में वो जो बॉक्स है ना, ये NCERT के ऊपर इधर वाले पेज के ऊपर जो बॉक्स है ना, उसमें लिखा हुआ है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एक बार देख लेना। डायमंड होता है, फुलरीन होता है और उसी के साथ में है ग्रेफाइट होता है। तो ये तीनों के तीनों इसके एलोट्रोप्स होते हैं, वो आपको अच्छे से देख लेना है। फिर इसके बाद में हाइड्रोकार्बन जब आप स्टार्ट करें तो हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन है और जो एल्काइन है, इनका जर्नल फॉर्मूला याद रखना। जैसे कि एल्कीन जो है इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन जो है इसका होता है CnH2n-2। तो एक तो इनका जर्नल फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनमें कितना हम लोग, जैसे कि इसके साथ में होमोलोगस सीरीज जो होती है ना इनकी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको पेज नंबर 66 के ऊपर मिलेगी। और फिर इसके बाद में जो हाइड्रोकार्बन है, इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। फिर इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के साथ में इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये आपको देखना जरूरी है। फिर इसके बाद में जो लास्ट है इसका, मतलब कि इसके बाद में जो आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो है वो है एडिशन। एडिशन में सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा। आपको बोला जाएगा कि हमारे पास में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड में। तो उस केस के अंदर आप लोग एडिशन जो रिएक्शन है उसको यूज करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दोनों इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड की। इथेनॉइक एसिड को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और कहां पे उसको यूज में लिया जाता है, ये पता होना चाहिए। और फिर लास्ट के अंदर जो मिशेल्स है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, ये एक बार देख लेना कि ये बेसिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मिशेल्स किस तरीके से बनती है, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, ये होगी हमारी यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में देखो मैं बताता हूँ, बायो में जो है आपके पास में क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक तो आएंगे कि जैसे कि मान लो कि अगर क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन के ऊपर आता है, तो रेस्पिरेशन में जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करो। तो ऐसे क्वेश्चन बायो में ज्यादा बनते हैं जहां पर डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर हमसे किसी की वर्किंग पूछी जाती है। ऐसे क्वेश्चन बायो में सबसे ज्यादा फॉर्म होते हैं। अब जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, बड़ा चैप्टर है लेकिन आपको इसमें कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करना है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में है, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है ना, पेज नंबर 96 के ऊपर, ये एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वो जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि किस तरीके से ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है स्टोमक है ना, स्टोमक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं, और ये जो एंजाइम्स है इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वो क्यों होता है और उसका क्या काम होता है, ये और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्यों होता है। तो ये सब जो चीजें हैं स्टोमक के लिए आपको अच्छे से इनको याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में जैसे कि अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव से क्वेश्चन आएगा, तो अगर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आपको यह आएगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन स्टोमक वाला एकदम अच्छे से याद रखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में रेस्पिरेशन। अब देखिए रेस्पिरेशन के अंदर जो है, रेस्पिरेशन में सिंपल है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और उसके अंदर आपको जो भी इनके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आपको एक बार रीड करना है। इनकी डेफिनेशन आपको लगा करके अच्छे से रीड करना है। और फिर इसके बाद में जो अगला है वो है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन में है ना, ह्यूमन बींग्स में मैं बताता हूं कि एक तो सबसे पहले है वर्किंग ऑफ हार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट का जो डायग्राम है, डायग्राम एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, डायग्राम में एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आ सकता है। फिर इसके अलावा जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन से आ सकते हैं। आरोटा क्या होता है, वेना केवा क्या होता है, वेन्स क्या होती हैं, आर्टरी क्या होती हैं। तो ये है बेसिक बेसिक ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या होता है, कैसे होता है। एमसीक्यू भी यहां से आ सकता है, इनमें से एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, और इनमें शॉर्ट आंसर टाइप भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी आ सकता है। बहुत तरीके के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ह्यूमन बींग वाला, एक बार अच्छे से रीड करना है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है प्लांट के लिए आपको क्या करना है। प्लांट के लिए जो 108 पेज है उसके ऊपर जो कंसेप्ट है ना, वो एक बार अच्छे से देख लेना। 108 वाला पेज है ना, इधर ही इधर वाला, उसको एक बार सही ढंग से रीड करना। फिर उसके बाद में जाइलम और फ्लोएम को अच्छे से देखना कि इनके बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि इनमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि डिफरेंस क्या होता है। और जब आप एक बार इनका डिफरेंस पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जाइलम का क्या काम होता है, कैसे काम करता है, तो वहां से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो जब कभी भी ऐसी चीजें देखो जो कि दो होना, तो आप उनका डिफरेंस याद कर लिया करो, और डिफरेंस जल्दी याद होता है उसका। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में जो आर्टिफिशियल किडनी है, इसमें आ सकता है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल किडनी वर्क करती है। तो वो जो पीछे लास्ट वाले पेज के ऊपर जो पीले कलर का दिया हुआ है ना नीचे नीचे, वो एक बार अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से आर्टिफिशियल किडनी काम करती है। इसके आने के चांसेस तो कम है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, ये थोड़ा है कि अगर आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो आता है हमारा प्यारा दुलारा चैप्टर, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने पिछली बार जब एक बार वीडियो बनाई थी तो मैं ये डालना भूल गया था। तो भाई जो कमेंट आ रहे हैं कि भैया कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा क्या, ये नहीं आएगा क्या, भैया मैं भूल गया था उस टाइम पर। तो यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको नर्वस सिस्टम जो है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन को देखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो क्या क्या जो हमारे ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जो कि आपका पेज नंबर 119 से 122 के ऊपर है। 3 पेज हैं इसके, बहुत ही छोटे हैं, एक बार रीड कर लेना, एनसीईआरटी से ही रीड करना, और इसके अलावा कोई भी रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है।
और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में हार्मोन्स। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनेगा कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं, जो कि हमारे टेबल 7.2 में पेज नंबर 125 के ऊपर जो टेबल दी हुई है उसमें दिया हुआ है कि ये जो हार्मोन होता है ये कौन से ग्लैंड सीक्रेट करता है और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई या फिर इसके जो आप बोल सकते हो कि इनसफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा, तो ये आपको उसमें देखना है। देखो इससे क्वेश्चन एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और फिर इसके बाद में आप लोगों को लास्ट के अंदर जो है इसके क्वेश्चंस देखने, वो जो आप टेबल देखोगे ना ये 125 के ऊपर, उसी के ही नीचे इनटेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, वो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है वो आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भैया ये जो चैप्टर है ना बहुत ही ज्यादा तुम्हारा फेवरेट भी है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो बड़ा ही क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को शॉर्ट आंसर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट है हमारे, एक तो है रीजनरेशन, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि व्हाट आर द एडवांटेज, एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, ये आप लोग एक बार सही ढंग से देख लेना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें फ्लोवरिंग प्लांट है, इसका डायग्राम, सबसे पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना सीखो। फिर इसके बाद में इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि ओवरी हो गया, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, स्टाइल हो गया, इन सभी का क्या काम होता है ये आपको अच्छे से इसके बारे में स्टडी करना है और इसके डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन फिर इसके बाद में जो अगला है ह्यूमन बींग्स में कहां से आ सकता है। ह्यूमन बींग्स में ज्यादातर जो सीबीएसई क्वेश्चन इन दो से ही पूछता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, या फिर ये आ जाता है कि एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप जब एक्सप्लेन करना होगा तो आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना होगा कि कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। और फिर इसके बाद में इनके डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं और इनके कंपोनेंट्स के फंक्शन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो है वो है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आएगा कि व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज्ड टू कंट्रोल बर्थ। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से 3 मेथड होते हैं, ये अच्छे से स्टडी करना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें एक तो देखो, एक तो इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनमें ना बहुत आसान है, जैसे कि डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ रहे हैं तो एक बार डोमिनेंट पढ़ लिया तो रिसेसिव पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पता है कि डोमिनेंट के अंदर वो डोमिनेंट करता है तो रिसेसिव में उसका उल्टा होगा। तो ये एक बार इसके जो बेसिक डेफिनेशन है वो एक बार आपको अच्छे से देखना है। फिर इसके बाद में जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इससे है ना कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लो, कोई भी पेपर उठा करके देख लो, इससे क्वेश्चन हमेशा ही मिलता है, हमेशा ही मिलता है। इससे अगर एमसीक्यू में आए, एमसीक्यू में भी आ जाता है कई बार, और कई बार इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार 2 नंबर का भी आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है मेंडल एक्सपेरिमेंट से। अब देखिए मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो पी प्लांट वाला है ना, वो ऐसे क्रॉस करवाते हैं, स्मॉल टी, कैपिटल टी, फिर उसके बाद में टी, और ये इस तरीके से ये वाला अच्छे से रट लेना, इसको रट लेना, घोट लेना इसको, ये आएगा एग्जाम में। और फिर इसके बाद में F1 और जो F2 जनरेशन होती है, इनका जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ये आपको अंगुलियों पर याद रखना है। मेंडल एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ना है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर लास्ट के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आएगा क्वेश्चन तो इसमें वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में जो अगला है हमारे पास में वो है अर्थ एनवायरनमेंट। ये तो बड़ा ही यार 10 मिनट का चैप्टर है, बस 10 मिनट का। इसमें सबसे पहले तो फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद में इसमें जो 10% रूल है वो एक बार देख लेना कि क्या होता है 10% रूल। इसमें यह है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। फिर ये आप एक बार देख लेना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर किस तरीके से फॉर्म होती है, और लास्ट के अंदर है कि रीजन क्या क्या है उसके डिप्लीशन होने के। तो इतना सिंपल है, बस इसके 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में घूमता रहता है सीबीएसई। या तो ओजोन लेयर पे देंगे, नहीं
नहीं तो उसके रीजन के ऊपर दे देंगे, अगर उसके ऊपर नहीं देना चाह रहे तो वो आपको फूड वेब या फिर फूड चेन में उलझा देंगे और वो 10% वाला रूल लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारी वो है फिजिक्स। फिजिक्स से देखो आप लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि कौन से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल से तो डर लग रहा है, बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल। सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है ना वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मिरर के लिए और लेंस के लिए, दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, जो रे डायग्राम है ना, इनको याद कर लेना। इसमें एक तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है और दूसरा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में थोड़ा घुमाना होगा टीचर को तो वो आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का, और अगर और अच्छे से पूछना चाह रहा है तो आपसे पूछ लेगा कि लेंस के अंदर पूछ लेगा। यही तो, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला और एक बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस वाला। और इसके अंदर आप लोगों को मिरर फॉर्मूला याद रखना है, मिरर फॉर्मूला को अच्छे से देखना है, लेंस फॉर्मूला भी करना है और उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी याद रखना है। लेंस के लिए और मिरर के लिए एज इट इज ये आपको बात याद रखनी है। रे डायग्राम, फिर उसके बाद में मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, दोनों एक जैसे ही फॉर्मूला है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कहां से आता है ये बताओ ना भैया। तो देखो, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इनमें जरूर है। ये जो 3 तरीके की न्यूमेरिकल है ना, इनमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहला कि इमेज हाइट निकालना, कि कितनी हाइट रहेगी इमेज की, तो ये निकालना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन एक बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जिसमें इमेज हाइट निकालनी हो। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली पहले आपको इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद में फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा करके आप हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि इस मीडियम के अंदर ये लाइट है, इस मीडियम में है ये है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि इस मीडियम में लाइट कितनी है। तो बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। और फिर इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा, हमारी आंखें और ये कलरफुल दुनिया। कितनी कलरफुल है ना दुनिया, और हमारी आंखें भी कितनी अच्छी हैं, तो वही है। तो सबसे पहली डिफेक्ट ऑफ आइज के क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, इसमें ये बताओ कि नियर साइटेडनेस कौन सा होता है, बताओ मायोपिया होता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, बताओ नियर साइटेडनेस जो होता है मायोपिया होता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है। फिर इसके बाद में जो है इसमें प्रेस बायोपिया, एक बार देख लेना कि क्या होता है प्रेस बायोपिया से। अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि एक्सप्लेन प्रेस बायोपिया और इसको किस तरीके से हम लोग इसको ठीक करते हैं। फिर इसके बाद में इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है ना, वो डबल वाला, ये डबल प्रिज्म हम करते हैं, याद आ रहा है ना वो, कि एक प्रिज्म को ऐसे रखा, फिर उसके बाद दूसरे प्रिज्म को ऐसे रखा, तो उसमें से एक तरफ व्हाइट लाइट जा रही है, दूसरी तरफ भी व्हाइट लाइट आ रही है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। और इसी के साथ में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो जो प्रिज्म वाला डायग्राम है ना, ऐसे करके उसमें हम लोग ऐसे रे भेजते हैं, फिर ऐसे भेजते हैं, फिर इसके बाद में इसको आगे करके, और ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन बनाना होता है, ये एक बार अच्छे से देख लेना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो ये आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ, एक और बात बताना भूल गया भाई, सुनो सुनो सुनो, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है यार, सुनो। हाँ, ये इंक्लूड कर लेना अपने उसमें कि लाइट वाला जो चैप्टर है उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉ है ना, ये बड़े ही जरूरी हैं भैया, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये ध्यान से देख लेना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये। मैंने देखा है कि सीधा सीबीएसई पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहां पे आपको गलती नहीं करनी है। तो ये देख लेना, मैं लिखना भूल गया था, मैं इसमें लिखना चाह रहा था, लेकिन आप बता दिया ना, तुम तो देख रहे हो यहां तक। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन रहेगा, उसमें हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में एडवांस जो सनराइज है वो टाइम से पहले क्यों होता है और टाइम के बाद में क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ है, उसके ऊपर है ना एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, तो इसलिए वहां पर रिफ्रैक्शन होता है। तो इसीलिए टाइम पहले मतलब कि क्या होता है, जल्दी हो जाता है और ढलता लेट है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, जो मॉलिक्यूल्स हमारे ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वो होता है टिंडल इफेक्ट। फिर लास्ट में ब्लू स्काई है, तो वो ब्लू क्यों है,
ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाएगा कि जो हमारा सी है वो ब्लू क्यों है, हमारी जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि जो डेंजर साइन होता है वो रेड क्यों है, और सब्सक्राइब का साइन रेड क्यों है, क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें यूजुअली पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में जो अगला चैप्टर है जिसके की सबसे वो डर लगता है यार मेरे को, तो बता रहा हूं मैंने ना इस चैप्टर को है ना करीब करीब 20 मिनट में कंप्लीट करवा रखा, 20 मिनट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म करवा रखा, और ऐसा खत्म करवा रखा है तुम भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो अब ओम्स लॉ को अगर मैं बताऊं, इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल टू आई आर है, इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास में सर्किट डायग्राम के ऊपर। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस फैक्टर ऑन विच इट्स डिपेंड, मतलब कि कौन से रेजिस्टेंस फैक्टर है जिनके ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। ये है भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आएगा तो ये सीधा 3 नंबर के क्वेश्चन में ही आएगा, और ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ सकता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना। इसके जो कंसेप्ट है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए, फॉर्मूला बनता है ना इससे कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए, तो ये आपको याद रखने कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से अगर रेजिस्टर कनेक्टेड है तो हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। फिर लास्ट के अंदर है हीटिंग इफेक्ट और पावर, इनके ना 3 फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि पावर है, पावर में V इज इक्वल टू मतलब कि P इज इक्वल टू वी आई है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R है। तो ये 3 फॉर्मूले ना, यही 3 फॉर्मूले हीटिंग इफेक्ट के लिए भी होते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना है कि कैसे फॉर्मूला होता है, कहां पे हमें इसको यूज करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे पास में न्यूमेरिकल हैं मेनली 3 तरीके की पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है पावर कंज्यूम्ड में पूछा जाएगा कि आपके पास में 4 रजिस्टर रहेंगे, उसको आप या तो सीरीज में कनेक्ट कर रहे होगे या फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होगे, और आपको एक वोल्टेज दिया जाएगा कि इस वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट किया है, और फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कितनी देर में कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा, जैसे कि ये एक सर्किट है, ये इस तरीके से रजिस्टर कनेक्टेड है, और 3-4 रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ही आप लोगों से पूछ लेंगे कि इसका करंट क्या होगा या फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा। तो बेसिकली ये ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड पूरे क्वेश्चंस होते हैं। और फिर लास्ट के अंदर है कि हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास में 5 रजिस्टर उसको हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया तो, और हम उसको जला रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो कितनी उसमें हीट जनरेट होगी, तो ये आपको देख लेना है। और फिर इसके बाद में लास्ट चैप्टर है हमारा, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय शक्तियां। तो देखो चुंबकीय शक्तियों में कुछ नहीं है, एक टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टीज में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इनका फेमस है सीबीएसई का कि व्हाई डोंट इंटरसेक्ट, की ये जो लाइंस होती है कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ये क्वेश्चन या तो वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं या फिर 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, या फिर अगर उनको और अच्छा पूछना होता है तो वो बोल देते हैं कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। और फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन में बोल देंगे कि व्हाई डज द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट। तो ये होता है सीबीएसई का पूछने का तरीका। तो इसीलिए हमें क्या करना है, दिमाग खुला रखना है और ये बात याद रखनी है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, कि एक जो लूप होता है, क्लोज लूप होता है, उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है और कितनी जनरेट होती है। और फिर लास्ट के अंदर है वो है सोलेनोइड। सोलेनोइड भैया थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होती है, जैसे परमानेंट मैग्नेट होती है ना वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और फिर लास्ट के अंदर है इसमें रूल्स की, जैसे कि जो राइट हैंड थंब रूल है और एक जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है शायद, वो देख लेना बस, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स थे जिनको करके गया ना तुम बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे और बहुत ही आराम से अच्छा स्कोर करने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और इसको अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करना।